हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी ज्ञान पे। आज के लेक्चर में हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पार्ट 2 भौतिक विज्ञान पार्ट 2 में जो प्रकाशिकी नाम का एक यूनिट है जिससे कि 13 अंक का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। उसमें प्रकाशिकी में किरण प्रकाशिकी तथा तरंग प्रकाशिकी दोनों पढ़ना होता है। आज के इस वीडियो में हम तरंग प्रकाशिकी को स्टार्ट करेंगे शुरू से, मतलब तरंग प्रकाशिकी का इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे लेक्चर 2 लेक्चर 3 में आगे का वीडियो आते रहेंगे। पहला लेक्चर में हम ये देखेंगे तरंग प्रकाशिकी का स्टार्ट कहाँ से करेंगे। ठीक है, पहले तो प्रकाश को किरण मान करके, जो किरण प्रकाशिकी है उसमें प्रकाश को किरण मान करके प्रकाश के बहुत सारे नियमों को सिद्ध किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि प्रकाश को तरंग माना जाएगा और उससे कुछ फिनोमेना, कुछ नियम को सिद्ध किया जाएगा, व्याख्या किया जाएगा। सबसे पहले इस वीडियो में ये बताएंगे कि प्रकाश का जो तरंग प्रकाश की जो सिद्धांत है, तरंग प्रकाश के सिद्धांत से पहले सर न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था 1675 ईस्वी में। सर न्यूटन ने 1675 ईस्वी में कणिका सिद्धांत दिया। कौन? न्यूटन। ठीक, जिनको बोला जाता है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। 1675 ईस्वी में इन्होंने अपना कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि प्रकाश स्रोत से असंख्य प्रकाश के कण, प्रकाश कोई मान लीजिए प्रकाश का स्रोत है, इन्होंने बताया कि प्रकाश स्रोत से लगातार असंख्य कण निकलती रहती है, जिनको बोला गया कणिका, मतलब अंग्रेजी में बोले तो कार्पस्कल्स, जिसको बोला जाता है न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी। इन्होंने बताया ये कि किसी प्रकाश स्रोत से असंख्य कण निकलती है जो कि एक सीधी रेखा में प्रकाश की चाल से संचरित होती है, और ये जो कण निकलती हैं इनको बोला जाता है कणिका, और इन्हीं को बोला जाता है सर न्यूटन का कणिका सिद्धांत। इन्होंने इस नियम को 1675 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इनके नियम ये थे कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से कण निकलते रहते हैं। ठीक, और ये कण सीधी रेखा में प्रकाश के चाल से गमन करते हैं, संचरित होते हैं। जब ये कण किसी अन्य वस्तु से टकरा करके हमारे आंखों के रेटिना में पड़ती है, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों में पड़ती है और वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। अब इनकी इस नियम से प्रकाश के कण सिद्धांत, मतलब कणिका सिद्धांत से प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ये दोनों तो सिद्ध किया जा चुका। ठीक, मतलब कणिका सिद्धांत से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की जा सकी, और इससे प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब की व्याख्या नहीं की जा सकी। इसके वजह से न्यूटन का कणिका सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया। ठीक है, तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्लास 12 में बस इतना ही है कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत था क्या। ठीक, इन्होंने बताया कि प्रकाश स्रोत से क्या लगातार कण निकलती रहती है, जिनको क्या कहते हैं, कणिका कहते हैं। और इन्होंने ये बताया कि ये जो कण होते हैं भारहीन होते हैं। कैसा होता है? इनके में मास नहीं होता है, और ये जब चलते हैं ना तो अपने साथ काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा लेकर के चलते हैं। इससे तो इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, क्योंकि जो कण है वो सीधी रेखा में चल रही है। साथ में ये बोले कि जो कण है अपने साथ गतिज ऊर्जा लेकर चलती है। इन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि प्रकाश के पास ऊर्जा होती है। फिर इस नियम से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों की व्याख्या की जा चुकी। बाद में जाकर के व्यतिकरण और विवर्तन इत्यादि का व्याख्या नहीं की जा चुकी। इसके वजह से इस नियम को अमान्य कर दिया गया कि प्रकाश एक कण है। ठीक है, हालांकि प्रकाश एक कण मान करके हम लोग अभी एक इफेक्ट पढ़ेंगे, जो कि इस लेक्चर के सीरीज में सबसे बाद में इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा था प्रकाश का न्यूटन का कणिका सिद्धांत। अब हमको इसी में जो स्टार्ट करना है, आप ये कह सकते हैं स्टार्टिंग यहीं से होती है। जब प्रकाश को तरंग किसने माना? 1675 ईस्वी में। तो इन्होंने न्यूटन ने 1675 ईस्वी में न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत दिया। ठीक, अब देखो इसको अमान्य कर दिया गया। ये क्या हो गया? अमान्य हो गया। इसके बाद 1678 ईस्वी में हाइगेंस, ये वैज्ञानिक जो है हालैंड के वैज्ञानिक है, हालैंड के वैज्ञानिक,
हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने ये बताया कि प्रकाश क्या है, तरंग है। देखो जस्ट 1675 ईस्वी में इन्होंने बताया था कि कण है, और 1618 ईस्वी में हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने ये बताया कि प्रकाश क्या है, तरंग है। ठीक, कहानी पूरा का पूरा इन्होंने पलट दिया। इन्होंने बोला कि प्रकाश एक तरंग है, ठीक, और इन्होंने तरंग बोला और तरंग का भी नाम दिया किस तरह के तरंग है। एक्चुअली उस समय जो तरंग थी, एक ही प्रकार के तरंग ज्यादा प्रचलित थे, जिसको बोला जाता है यांत्रिकी तरंग, मतलब मैकेनिकल वेव। ठीक है, यांत्रिकी तरंग बताया, प्रकाश को कैसा तरंग बताया, यांत्रिकी तरंग। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि जो यांत्रिकी तरंग होती है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हाइगेंस ने यह बताया 1678, मतलब ये न्यूटन के, देखो 3 वर्ष का गैप ही है ना, तो जस्ट 3 वर्ष बाद ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि प्रकाश एक यांत्रिकी तरंग है। अब यांत्रिकी तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इन्होंने एक माध्यम की कल्पना की। किसकी कल्पना की, माध्यम की कल्पना की, जो कि ईथर। बताया कि एक सर्वव्यापी माध्यम, सर्वव्यापी के मतलब है जो सब जगह उपस्थित है, ठीक, सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। इन्होंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में ईथर जो है वो हर जगह मौजूद है, और ये ईथर बड़ी आराम से किसी भी माध्यम में प्रवेश कर सकती है, या किसी भी वस्तु में प्रवेश कर सकती है, और इसमें प्रकाश बहुत ही तीव्र वेग से गति कर सकती है, मतलब प्रकाश की चाल से इसमें जो तरंग है गति कर सकती है। इन्होंने ये बताया, इस काल्पनिक माध्यम के बारे में इन्होंने ये कहा कि जो ईथर है इसका घनत्व बहुत कम है। घनत्व क्या है, कम, और इन्होंने ये बताया कि इसकी प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा है। प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक। इस नियम से घनत्व को देखिए रो से डिनोट करते हैं, घनत्व को रो से, और प्रत्यास्थता को ई से, ई फॉर इलास्टिसिटी, ठीक है। इंग्लिश में प्रत्यास्थता को इलास्टिसिटी कहते हैं और घनत्व को नोटेशन रो से करते हैं। देखिए उस समय ये फार्मूला सभी लोग जानते थे, v इक्वल टू रूट ओवर ई अपान रो, ठीक है, v इक्वल टू रूट ओवर ई अपान रो। ई जहां पे क्या है, देखो प्रत्यास्थता, रो क्या है, घनत्व। अब इतना लगभग आप लोग सभी लोग जान रहे हो, अगर कक्षा 12 में आ गए होगे इतना तो जरूर जानते होगे कि देखो v का जो अनुक्रमानुपाती है वो कौन है, e। v का अनुक्रमानुपाती कौन है, e, ठीक। अगर ये ज्यादा होगा तो v भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका देखो व्युत्क्रमानुपाती है रो, अगर ये कम होगा तो ये और ज्यादा होगा। देखो व्युत्क्रमानुपाती वाला में यही होता है। देखो अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अनुक्रमानुपाती में जैसे इसका अलग से देख लो आप लोग कि a अनुक्रमानुपाती जैसे b है, ठीक, अगर a को बढ़ाओगे तो b भी बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि a व्युत्क्रमानुपाती c है, अगर c को बढ़ा रहे हो तो a घटेगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है यार, अनुक्रमानुपाती में सीधा सीधा चलता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो केस दोनों इसके फेवर में था ना, कि ईथर एक ऐसा पदार्थ है जिसका घनत्व बहुत कम है, प्रत्यास्थता क्या है, बहुत ज्यादा है। इन्होंने इजीली बता दिया इसमें प्रकाश की जो चाल होगी बहुत ही अत्यधिक होगी, जो कि प्रकाश की चाल से ये तरंगे चल सकेंगी, ठीक है। इन्होंने एक माध्यम ईथर की कल्पना कर ली, ठीक। और क्या है ना कि इनके जो ये तरंग सिद्धांत था, तरंग सिद्धांत को मान्य किया गया क्योंकि इनसे प्रकाश की बहुत सारे घटनाओं को सिद्ध किया जा चुका, व्याख्या किया जा चुका। उसमें परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, हालांकि कुछ इनकी असफलताएं भी थी जो कि अभी हम लेक्चर के लास्ट में बताएंगे। तो इनका देख लेते हैं कि हाइगेंस का, ये हाइगेंस का क्या था, इंट्रोडक्शन था। इन्होंने 1678 ईस्वी में बताया, 1678 ईस्वी में इन्होंने बताया कि प्रकाश से क्या है, यांत्रिकी तरंग है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम ईथर को मान लिए, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला कि अगर प्रकाश के तरंग के बारे में इन्होंने जो जो बात कही, अगर उस बात को तरंग के लिए या प्रकाश के लिए हम लोग सत्य माने, उस नियम से हम प्रकाश के जो नियम होते हैं
प्रकाश के जो नियम होते हैं हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या इनके नियम से की जा चुकी, अपवर्तन की व्याख्या की जा चुकी। अब भाई इनके नियम क्या थे वो भी तो देखना जरूरी है कि इनके नियम क्या थे। तो हमारा देखिए हेडिंग यही रहेगा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, सॉरी हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या रहेगा? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत में हमको ये देखना है कि इन्होंने देखिए क्या क्या बताया। इन्होंने बताया तरंगाग्र के बारे में, तरंगाग्र। इन्होंने बताया तरंगाग्र के द्वितीयक तरंगिका, इन्होंने बताया द्वितीयक तरंगिकाएं। इन्होंने नई तरंगे बनाने भी सिखाई। ठीक है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इन सभी के बारे में भी जानेंगे। तरंगाग्र क्या होती है, द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती है, नई तरंगे क्या होती है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे और इसी को कहते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। और इन सभी नियमों का अनुप्रयोग करके हम तरंगों से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रकाश में जो तरंगाग्र क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे तरंगाग्र, और तरंगाग्र को बोला जाता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। तो हम लोग ये देखेंगे तरंगाग्र या वेव फ्रंट क्या होता है। तो फिलहाल के लिए हम द्वितीयक तरंगिका और नई तरंगे को मिटा देते हैं। ये देख लेते हैं कि तरंगाग्र होता क्या है। देखो, मान लो कोई बिंदु स्रोत है। अब बिंदु स्रोत है तो ये वाला बिंदु स्रोत हम लोग क्या मानेंगे कि ये तरंग का स्रोत है, क्योंकि यहां से क्या तरंग उत्सर्जित हो रही है। तो अब एक चीज और देखिए, ध्यान दीजिए तरंग के बारे में। ऐसे ऐसे मान लीजिए तरंग होती है, इसकी देखिए फेज क्या हो सकती है। जो इसका मुंह है ना उसको फेज समझना, फिलहाल के लिए बस इतना समझना कि इसका जो मुंह है वो फेज है। अगर नीचे है तो इसका फेज नीचे की ओर है, ऊपर है तो फेज नीचे ऊपर की ओर है। और फेज बोले तो कला। ठीक, इसकी कला हम किसको कहेंगे? अगर नीचे जा रही है तो कला नीचे है, ऊपर जा रही है तो कला ऊपर है। अगर दो ठे प्रकाश ले लिए, दो ठे अगर तरंग लिए और दोनों तरंग के मुंह नीचे हैं तो हम कहेंगे कि ये समान कला में है। दोनों के मुंह अगर ऊपर हैं तो समान कला में है। एक का मुंह ऊपर एक का मुंह नीचे तो विपरीत कला में है। ठीक, अभी हालांकि हम कला शब्द का उपयोग करने जा रहे थे, इसके वजह से हम ये बताएं। और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग तरंग के बारे में जानते होंगे, जिसमें कि तरंग क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है। अगर नहीं जानते थोड़ा सा सुन लीजिए कि तरंग दैर्ध्य होता क्या है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य का यूज आएगा अभी। जैसे मान लीजिए ये हमारा तरंग है। ठीक, तो अभी फेज के बारे में बताएं कि अगर इसका मुंह जिधर है उधर इसका फेज है, मतलब कला है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है। हालांकि अच्छा नहीं बना, चलो मान लो जितना ऊपर होता है उतना ये नीचे, जितना ये ऊपर उतना ये नीचे, जितना ये ऊपर उतना ये नीचे, ये मान के चलो। ठीक है, अगर मान लो दो ठे अप, दो अप मतलब दो ठे ऊपर ला, दो ठे अप, अगर दोनों अप के बीच के डिस्टेंस को लें उसको हम लोग कहते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। अंग्रेजी में बोले तो वेव लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेंथ है, एक्चुअली दूरी होता है। दूरी का तो इसका जो तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा? दूरी का ही मात्रक होगा। और ये तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, इसलिए तरंग दैर्ध्य में दूरी का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा नहीं मतलब बहुत छोटा मात्रक हम लोग एंगस्ट्रॉम लेके चलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम तरंग के बारे में इतना ही बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल हमारी जो बात है वो तरंगाग्र पे है, तो हम लोग रिटर्न आते हैं तरंगाग्र पे कि तरंगाग्र होती क्या है। देखो, ये जो हमारा बिंदु स्रोत है यहां से बहुत सारे तरंग निकल रही होंगी। क्या निकल रही होंगी? तरंग निकल रही होंगी। अब ध्यान देना कि यहाँ पे जो माध्यम हम मानेंगे, जो माध्यम मानेंगे वो माध्यम एक ही है। अब एक ही माध्यम में तरंग जब निकलेंगी तो तरंग की चाल एक ही होगी, उसकी तरंग दैर्ध्य एक ही होगी। ठीक है, उसकी जो भी चीज हम लोग लेंगे, तरंग की जो आयाम होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, सब एक ही रहेगी। ऐसा हम मान के चलते हैं। तो यहां से जब तरंग निकली तो मान लीजिए ये तरंग सभी दिशाओं में निकल रही होगी। ऐसे देखिए तरंग सभी दिशाओं में निकल रही होगी। हमारा बोर्ड है 2 डायमेंशन, ठीक है, मतलब समतल है। तो हमारा जो दिख रहा है समतल में दिख रहा है। आप ऐसे मान सकते हैं
कोई कंचा है जो खेलते हो, उसमें से तरंग ऐसे चारों दिशाओं में फैल रही है। ठीक है, अब देखो हम ये मान रहे हैं कुछ क्षण बाद, मतलब अगर समय को फिक्स कर दे कि यहां से तरंग निकल रही है ना, तो समय अगर हम फिक्स करें कि समय t के बाद, समय को फिक्स किए, समय t के बाद जो तरंग के जो सभी तरंगे निकले हैं सभी के कला समान होंगे। इस t समय पर जो तरंग निकले हैं सभी के कला, मतलब सभी के मुंह जो ऐसे ऊपर नीचे हम बोल रहे थे, अगर इसका मुंह नीचे की ओर जा रहा है तो इसका भी नीचे की ओर ही जा रहा होगा, मतलब सभी समान कला में होंगे। ठीक, अगर उसी क्षण, क्या उसी क्षण उस बिंदु से जिस बिंदु पर सभी तरंग समान कला में है, अगर उस पर हम पृष्ठ खींच दे तो वो जो पृष्ठ होता है उसी को कहते हैं तरंगाग्र। ठीक है, तो हम अभी पृष्ठ खींच रहे हैं रेड पेन से, पेन बोल रहे हैं मार्कर से, थोड़ा सा उल्टा बन गया है, मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है। आप इसको एक गोला समझना, फुटबॉल टाइप में गोला, कोई ब्रासलेट और चूड़ी टाइप में गोला नहीं, फुटबॉल टाइप में गोला समझो कि ये तरंगाग्र बन गया। ठीक है, इसको कहते हैं तरंगाग्र। ठीक है, दूसरी जो चीज हमारी है, इस चीज पे ध्यान देना, जितने भी तरंगाग्र बनेंगे, देखो एक तरंगाग्र नहीं बनेगा, बहुत सारे तरंगाग्र हम बना सकते हैं। अगर टाइम को हम और कम करें तो तरंगाग्र और नजदीक होगा, टाइम को और कम करें तरंगाग्र और नजदीक होगा, टाइम को और बढ़ा दे तो तरंगाग्र और आगे बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान ये दो कि कोई भी तरंगाग्र हो, कोई भी तरंगाग्र हो, तो उसका जो प्रत्येक बिंदु होता है, जो उसका प्रत्येक बिंदु होता है, वह एक ये वाला सोर्स के भांति काम करता है। जो यहाँ पे सोर्स, जैसे ये सोर्स था ना, इस सोर्स से नई तरंगे निकलती थी, उसी तरह से इसका जो हर एक बिंदु होगा, मान लो कि ये तरंगाग्र है, तो तरंगाग्र पर उपस्थित हर बिंदु, तरंगाग्र पर उपस्थित हर बिंदु एक तरंग सोर्स की भांति कार्य करता है, जिसमें इतनी क्षमता होती है कि ये भी तरंगों को उत्सर्जित कर सकता है और ये वाली तरंगे भी प्रकाश के चाल से संचरित होंगी। इस बात को समझिए। इनका कहने का मतलब है कि इसके पास भी इतना क्षमता है जितना क्षमता इसके पास था, कि ये भी तरंग को निकालेंगे जो कि प्रकाश की चाल से चलेंगे। ऐसे क्षमता इसमें भी है, इसके हर बिंदु पे। तो ये जो तरंगे निकल रही है ना हर दिशा में, इस वाले तरंग को हम लोग कहेंगे द्वितीयक तरंगिकाएं। इस वाले जो ये तरंगे देखो ग्रीन कलर में जो तरंग निकली है, इस वाले तरंग को हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है, अब देखिए ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, इनमें भी सेम यही चीज होगा। जो यहाँ पे ग्रीन कलर का हम लोग वेव फ्रंट बनाया है, मतलब तरंगाग्र बनाया है, ये जो ग्रीन में निकल रहा है इसके पास भी कैपेसिटी है कि ये तरंगाग्र बना सकता है। अगर हम इनके लिए भी टाइम को सपोज करें, मान लेते हैं वो हरा वाला के लिए भी समझ जाओ कि अगर हम समय t मान ले, क्या मान ले? t मान ले। ठीक, अच्छा प्रकाश की चाल से ये चल रहा है तो t समय बाद कितना दूर पहुंच जाएगा? तो सभी लोग जानते होंगे कि दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय, जहां पे चाल होगा प्रकाश के चाल और समय हो जाएगा जो समय हम लोग माने होंगे। ठीक, तो t समय बाद ये ct दूरी तय कर चुका होगा। कितना दूरी? ct दूरी। अब ct दूरी केवल एक तरंग नहीं तय, जो द्वितीयक तरंगिका यहाँ पे निकल रही है, सभी द्वितीयक तरंगिकाएं ct दूरी कवर कर चुकी होंगी। हम क्या मानेंगे? ct दूरी पे, मतलब एक अपने कंपास में ct दूरी का मतलब एक रेंडम दूरी ले लेना। यार ct कहां से ले पाओगे? ले ही नहीं पाओगे, तो एक रेंडम ले लेना चाप। ठीक, वो चाप इसके दो चार, मतलब यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे, मतलब समझ जाना, इसके अपोजिट चार बिंदु पे भी ले लोगे तब भी। तो हम ये मान के चलते हैं कि यहां से कितनी दूरी पे? ct दूरी पे। ct दूरी पे अगर हम चाप ले ले, ऐसे ऐसे मान लो, एक चाप हम यहाँ पे ले रहे हैं ct दूरी पे, ऐसे एक हम यहाँ पे ले रहे हैं और एक यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, अब इन सभी चाप के स्पर्श करते हुए, जो भी चाप हम बनाए हैं, इस चाप को स्पर्श करते हुए अगर एक हम नया पृष्ठ बनाए, अगर एक नया पृष्ठ बनाए, तो उस नया पृष्ठ को हम लोग कहते हैं नई तरंगाग्र। क्या कहेंगे? नई तरंगाग्र। तो हम बना लेते हैं, यहां से अगर हम नया पृष्ठ बनाए, ऐसे गोला अच्छा बनता नहीं हमसे,
फिर भी प्रयास कर ले रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा दूसरा रेड कलर में बना, इसको हम लोग बोलेंगे नई तरंगाग्र। ठीक है, अच्छा अभी ये किसी तरंग टाइप में निकल रहा है, और जो तरंग होता है वो सीधी रेखा में संचरण करती है। ये भी हाइगेंस ने बताए थे कि जो तरंग होती है वो सीधी रेखा में संचरण करती है। अब रही बात ये, तरंग तो भाई ऐसा होती है, तो सीधा रेखा ये कहां होगा, ये तो टेढ़ा मेढ़ा रखा होगा। इन्होंने बताया जो इसकी वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है। या हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो इसकी एम्पलीट्यूड है वो क्या है, बहुत छोटा है। मतलब ऐसे ऐसे समझ जाओ, अगर ऐसे ऐसे है भाई तो देखो ये करीब करीब कैसा दिख रहा है, लाइन जैसा। कैसा दिख रहा है, लाइन जैसा। अब देखो हम इसी को कंसीडर कर रहे हैं अभी अलग। मान लीजिए ये हमारा बिंदु सोर्स है, बिंदु सोर्स ले लिए। अब यहां से ये देखो हम मान रहे हैं कि ये हमारा तरंग निकल रही है। ठीक है, ये इसको हम लगभग लगभग लाइन जैसा मान लिए, और ये मान रहे हैं कि ये हमारा क्या निकल रही है, तरंग निकल रही है। और अगर इसको छूते हुए एक हम पृष्ठ बनाएंगे, इसको हम लोग कहते हैं तरंगाग्र। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। अच्छा से मिला देते हैं इसको। देखो इसका जो बिंदु है ये मान लो सेंटर की तरह काम कर रहा है, वृत्त की सेंटर मतलब वृत्त की केंद्र की तरह काम कर रहा है। अच्छा कक्षा 10 में पढ़े होंगे भाई कि अगर परिधि से सेंटर पर कोई लाइन खींचते हैं, परिधि से सेंटर पर अगर कोई लाइन खींचते हैं तो परिधि और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण बनता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि तरंग, ठीक, तरंग और हरा वाला क्या है, तरंगाग्र। तरंग और तरंगाग्र के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। मतलब तरंग और तरंगाग्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। रही बात, सही बात है। देखो ये है तरंग, ये है तरंगाग्र, ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। ठीक, अब इस नियम से मुझे अगर कोई भी तरंग दी रही होगी तो हम उसका तरंगाग्र पता कर लेंगे, और अगर मुझे कोई तरंगाग्र दी रही होगी तो हम उससे हम तरंग पता कर लेंगे, किस तरह के तरंग है, किस तरह के तरंगाग्र है। तो इसमें हम तरंगाग्र के बारे में बता रहे हैं। कुछ तरंगाग्र दिया है आपके एनसीईआरटी बुक में, जो समतल तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र है, और एक शायद बेलनाकार तरंगाग्र है। वो तीनों हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो को समाप्त कर लेंगे। तरंगाग्र के प्रकार देख ले रहे हैं हम लोग, जिसमें देखेंगे हम लोग समतल तरंगाग्र, प्लेन तरंगाग्र, और कैसा तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल बोले तो बेलनाकार। ठीक है, अच्छा समतल और प्लेन तो एक ही चीज हो गया भाई। तो एक समतल, एक गोलीय और एक बेलनाकार। देख लेते हैं समतल किसको कहेंगे। अच्छा देखो गोलीय जो हम लोग यहाँ पे लिए थे अभी ये वाला एग्जांपल ना, कि यहाँ पे ये है सोर्स और यहाँ से ऐसे निकल रही है तरंग, और ये वाला जो तरंगाग्र बना है यही तरंगाग्र हमारा गोलीय तरंगाग्र होता है। तो गोलीय वाला तो हम लोग कवर कर चुके हैं, क्यों फालतू परेशान हो, गोलीय कवर हो चुका है भाई। अब हम लोग कवर करेंगे समतल तरंगाग्र। देखते हैं समतल तरंगाग्र के बारे में। अच्छा मान लो कि प्रकाश किरण अनंत से आ रही हो चाहे जहां से भी आ रही हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब ये है कि प्रकाश किरण जो आ रही है वो पैरेलल आ रही है, समांतर आ रही है। अगर प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो इसके लंबवत हम तरंगाग्र बना के देखेंगे। अगर मान लो आपको ये प्रकाश किरण दे दिया, कहेगा यहाँ पे तरंगाग्र बनाओ इस प्रकाश किरण के लिए, या फिर इसको किरण ना करके हम बोल करके क्या बोले, तरंग बोले, तो ये बोला जाएगा कि इस तरंग के लिए तरंगाग्र बनाओ। कैसे बनाएंगे, इसके लंबवत एक पृष्ठ खींचेंगे, और वो लंबवत पृष्ठ को ही कहेंगे कि वो क्या है, इसके लिए तरंगाग्र है। खींच लेते हैं ना, ऐसे करो। ये देखो ये जो हम पृष्ठ खींचे, ये जो हमारा पृष्ठ है ये क्या है, तरंगाग्र। कैसा, समतल। देखो भाई ये जो हमारा बना ये हमारा समतल तरंगाग्र बन गया। अब ये किस तरह का समतल है, देखो इस तरह का। देखो जो प्रकाश किरण आ रहा है समझो ऐसे मार्कर टाइप में ऐसे आ रहा है, और जो हमारा तरंगाग्र बनेगा वो ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा समतल तरंगाग्र रहा। ठीक है, ढक्कन गिर गया। अब देखते हैं एक जो तरंगाग्र बच रहा है हमारा सिलेंड्रिकल। देखो सिलेंड्रिकल तरंगाग्र कहां पे बनता है, जब आपका प्रकाश स्रोत ना लंबा हो। कैसा हो, लंबा। और लंबा बोले तो सीएफएल, घर पे जो सीएफएल जलता है, सीएफएल नहीं भाई, सीएफएल गोला रहता है, ट्यूबलाइट जो लंबा होता है, लंबा वाला बल्ब समझ लो। मतलब
लाल कलर के समझ जाओ कि आपका बल्ब है, ट्यूबलाइट जो प्रॉपर जल रहा है। अगर ये जल रहा है, इससे जो प्रकाश किरण निकलेंगी वो कुछ इस तरह कैसे निकलेंगे और सभी दिशाओं में प्रॉपर संचरित होंगे। इधर भी निकलेगा भाई, बराबर में कर लेते हैं ताकि अच्छा सा बनेगा। और ये सभी तरंगे, अब देखो दो ही डायरेक्शन में मेरा निकला है, देखो ये नीचे भी जा रहा होगा, ऊपर भी आ रहा होगा, ऐसे भी जा रहा होगा, ऐसे ऐसे हर जगह में चल रहा होगा। और इसके लंबवत, क्या इसके लंबवत, अगर इसके लंबवत आप पृष्ठ खींचोगे ना तो ये पृष्ठ बेलनाकार हो जाएगा। देखो सिलेंडर, ऐसा ही तो होता है सिलेंडर, तो ये हो जाएगा हमारा बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, तो अभी आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग ये देखें कि तरंग प्रकाश की क्या होती है। तरंग प्रकाश की में हम लोग न्यूटन के कड़ी का सिद्धांत मतलब न्यूटन कॉर्पस्कल थ्योरी को हम लोग कवर किए, और इसमें हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, जिसका कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को हम लोग पूरी तरह से कवर कर लिया, जिसमें ये बताया गया कि तरंग क्या होती है, तरंगाग्र क्या होती है, द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती है, और नई तरंगाग्र कैसे बनाई जाती है, और अगर मुझे तरंग दी हुई है तो तरंगाग्र कैसे बनाया जाता है, और तरंगाग्र दी है तो तरंग कैसे बनाया जाता है। अगर आप लोग वीडियो के यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।